हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को लुईस कंसेप्ट पढ़ना है, लेकिन लुईस कंसेप्ट के पहले हमने आपको बोला था कि हम एक दो क्वेश्चंस ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। तो हमारे पास यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के नोट किए हुए हैं, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मींस एक ये रिएक्शन और एक इस रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शन में हम लोगों को एसिड और बेस के बारे में बताना है और एसिड बेस का पेयर बताना है। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या होता है? एक ऐसा केमिकल स्पीसीज जो H+ के द्वारा डिफर किया जाए एसिड और बेस में, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो जरा, इसी डेफिनेशंस पर डिपेंडेबल होकर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जरा क्या है, यहाँ पर ये HNO3 है और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब है। इट मीन्स इसने अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। अगर इसने अपना एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ये क्या हुआ? एसिड। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। तो अगर इस बेस पर बोला जाए तो ये HNO3 क्या है? ये HNO3 आपका एसिड है। दूसरा, यहां पर जब ये HNO3 ने अपना हाइड्रोजन एक डोनेट किया तो N2H4 ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, तभी तो यहां पर N2H5+ आया। मींस इसका एक हाइड्रोजन कहां चला गया? इधर। तो ये जो N2H4 है ये क्या होगा? बेस। अगर ये बेस है और इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये N2H5 पॉजिटिव बना लिया। अब यहां पर फिर से समझो, अगर ये NO3 नेगेटिव, अगर ये NO3 नेगेटिव एक हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा? एसिड। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर चार्ज है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली बेस नहीं बल्कि कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट बेस। और ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन जरा क्या है। क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका ये एसिड है और ये आपका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब है इसका इसके साथ ये आपका एसिड बेस पेयर है। कौन सा एसिड बेस पेयर? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सेम केस, अगर हम लोग इस N2H4 और N2H5 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोला गया? जो HNO3 है जो कि एसिड है और ये N2H4 एक बेस है, क्या हुआ? यहां पर HNO3 से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ और इसने उसको एक्सेप्ट किया। तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड। और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस। इस बेस पर ये एसिड हो गया, ये बेस। और जब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NO3 नेगेटिव बनाएगा और जब ये एक हाइड्रोजन ऐड करेगा तो फिर यहाँ पर N2H5+ बनाएगा। मींस आपको याद रखना इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया। तो देखो जरा क्या हुआ। तो ये आपका क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। और ये आपका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर वही था, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मींस ये दोनों आपके एसिड बेस पेयर है और ये दोनों भी आपके एसिड बेस पेयर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है H2PO4 2 नेगेटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, रिवर्स एरो HPO4 2 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है?
यहां से इस कंपाउंड ने एक हाइड्रोजन रिलीज किया, किसको दे दिया, इस CO3 को, तो एक हाइड्रोजन यहाँ CO3 को चला गया। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन डोनर, और ये क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इस बेस पर ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। अब यहां देख लो, यहां पर भी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अगर हम लोग HCO3 नेगेटिव से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, H2PO4 2 नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस बेस पर अगर ये एक्सेप्टर है तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और ये वाला मॉलिक्यूल आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम लोग एसिड बेस पेयर की बात करते हैं तो फिर से यहां पर क्या आया, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और एक ये दोनों भी आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ डाइमिथाइल अमाइन। देखो जरा, हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH3 का होट वाइज NH, ये आपका एक कंपाउंड है जिसको हम लोग डाइमिथाइल अमाइन बोलते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर अगर देखें, इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में पूछा है, तो आप एक चीज समझ लो, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जब कोई कंपाउंड्स, यहां से देखिए जरा, हम आपको यहां से क्लियर कर देते हैं, ये एसिड था, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, तो ये बनाया, तो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल देना और एक बार हाइड्रोजन ऐड कर देना। अगर हमारे पास CH3 का होट वाइज NH है, अगर मान लिया हमने क्या किया, हमने जो है एक हाइड्रोजन इसको ऐड कर दिया, जब हमने इसको एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अब यहां पर जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, CH3 का होट वाइज NH2 पॉजिटिव। सेम केस, अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं, यहां पर तो पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर आप क्या बनेगा, CH3 का होट वाइज N नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो यहां पर इस कंपाउंड ने एक हाइड्रोजन को जब ऐड किया तो CH3 का होट वाइज NH2 पॉजिटिव बनाया, और जब इसी कंपाउंड ने एक हाइड्रोजन को रिलीज किया तो CH3 का होट वाइज N नेगेटिव बन गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई कंपाउंड एक हाइड्रोजन रिलीज करता है तो फिर वो एसिड होता है, और जब वो ऐड करता है तो फिर वो बेस होता है। अब एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ये क्या हुआ, ये ऐड भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है, इट मींस ये आपका क्या हुआ, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अगर ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है तो CH3 का होट वाइज NH2 पॉजिटिव और CH3 का होट वाइज NH, इसने बेसिकली एक हाइड्रोजन ऐड किया है ना। अगर इसने एक हाइड्रोजन ऐड किया है तो फिर ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो उस तरीके से हम इस कंपाउंड्स का आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चंस कॉन्जुगेट एसिड और बेस पर रिप्रेजेंटेबल थे, जो कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ने हमें इसके बारे में बताया था। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो ओके बेटा, अब हम लोगों को एसिड बेस थ्योरी का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है लुईस कंसेप्ट। क्या पढ़ना है, लुईस कंसेप्ट। इसको लुईस थ्योरी, एसिड बेस लुईस थ्योरी भी कहते हैं। तो देखो जब लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स जो एसिड बेस बिहेवियर को शो करते हैं, उसमें इन्होंने क्या बताया, हमें ये देखना है। ये आपका मान लिया एसिड, ये आपका मान लिया बेस। तो एक चीज समझ लो, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इन्होंने केवल उन मॉलिक्यूल पर डिस्कस किया जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या जो कैटायनिक फॉर्म में है या फिर एनायनिक फॉर्म में। मींस
इन्होंने H+ OH- और प्रोटॉन की कोई भी बात नहीं की। इन्होंने कंप्लीटली कौन से कंसेप्ट पर डिस्कस किया, जिसमें मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में हो। जैसे सपोज अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट NH3 इज अ बेस, मींस NH3 इज अ लुईस बेस, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। सिमिलरली AlCl3 इज अ लुईस एसिड। अब देखो हमने AlCl3 बोला, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट AlCl3 क्या है, एक एसिड है। इसमें न तो हाइड्रोजन है, ना ही इसमें OH है, ना ही कोई प्रोटॉनों की बात चल रही है। तो उस केस में ये AlCl3 क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। इस तरीके के कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए लुईस कंसेप्ट आया और इन्होंने बोला कि AlCl3 आपका एसिड होगा। अब कैसे एसिड होगा, क्यों एसिड होगा, ऐसे बहुत सारे रूल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और इन्होंने हर एक मॉलिक्यूल्स पर, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उसके बारे में डिफाइन कर दिया कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा या बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके बारे में इन्होंने बताया। फिलहाल हम लोग लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करते हैं और उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुईस कंसेप्ट में एसिड की। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, चलो देखो बेटा, हम लोगों को सबसे पहले एसिड की बात करनी है। तो ये एसिड क्या होता है, यहाँ पर जो लुईस कंसेप्ट की बात है, एसिड को पढ़ने के पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। यहाँ पर जो लुईस कंसेप्ट की बात है, लुईस ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर। इन्होंने जो भी कंसेप्ट दिया वो बेस किस पर है, इलेक्ट्रॉन पेयर पर। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड क्या होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में एक्सेप्ट कर पाए। मींस एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लुईस कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है ना, सारे थोड़ी करेंगे। कौन से करेंगे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। समझे बात को, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया AlCl3, है ना। तो यहां पर देखो जरा, हमने आपको एग्जांपल के तौर पे एक मॉलिक्यूल बोला AlCl3। अगर हम लोग AlCl3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो Al और सराउंडिंग में 3 Cl है, तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने की कैपेसिटी है, तभी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे जो कि न्यूट्रल फॉर्म में भी हो और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उस केस में ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनाते हैं वो भी अभी हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग अगर एसिड की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। तो अगर हम लोग इनके डेफिनेशंस की बात करते हैं तो लिखेंगे अ सब्सटेंस और अ केमिकल स्पीशीज a substance or a chemical species which can accept a lone pair of electron। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, accept a pair of electron and form complex या coordinate covalent bond is called acid। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला गया, ऐसे सब्सटेंस जो
इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एग्जांपल AlCl3, और भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे AlCl3 एक लुईस एसिड है, BF3 एक लुईस एसिड है, BeCl2 एक लुईस एसिड है, BH3 एक लुईस एसिड है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो लुईस एसिड को शो करते हैं, उनके बारे में हम लोगों को समझना है। तो एक चीज और समझ लो, जितने भी लुईस एसिड है उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो देख लेते हैं। क्या बोला गया, लुईस एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स। लुईस एसिड को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है, ध्यान से समझ लो, अभी आप एक वर्ड और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल ये जो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं या उनको फिर याद करना पड़ता है, ये रट्टा मारना होता है। ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो आप ऐसे समझो, मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और जितने भी लुईस बेस होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपने में अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोलते हैं और वही आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज आपको और याद रखना है, यहां पर कुछ एसिड के टाइप भी है। अब बेसिकली वो एसिड के टाइप तो हम लोग बोल सकते हैं, हम उनको ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। तो यहां पर अभी हम लोग लुईस एसिड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लुईस एसिड को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ एसिड। बेसिकली ये कोई टाइप नहीं है, ये कंपाउंड्स को पहचानने के रूल है छोटे छोटे। तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ एसिड, मतलब कौन कौन से कंपाउंड एसिड को शो करते हैं, कौन से एसिड को, लुईस एसिड को। इसमें सबसे पहले पॉइंट इन्होंने बोला, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, अगर उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, कितना है, 6 है, तो फिर वो आपके लुईस एसिड है ना। तो हम लोग लिखेंगे एटम विच कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। एग्जांपल, उन्होंने बोला ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। जैसे वो सभी एटम एसिडिक होंगे। जैसे हमने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली में सारे होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी एलिमेंट है अगर वो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो फिर हम लोग उनको लुईस एसिड बोलेंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अब हमने इसके पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो भी आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल इन विच मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। देखो जरा, अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल की बात की तो अभी हमने आपको बहुत सारे कंपाउंड दिखाए थे, कौन से, जैसे हमने लिखा AlCl3, BF3, BeCl2 एक्सेट्रा। तो ये सारे मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इनको हम लोग लुईस एसिड कहेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब इन्होंने कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल की बात की जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है लेकिन वो
एसिड कहे जाते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग देखें कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। बट अगर हम लोग CO2 की बात करें तो CO2 तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाता हो, ऐसे कंपाउंड, ध्यान समझना, ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। अब मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच का मतलब क्या? जैसे हमने आपको बोला C2H4, C2H4 बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड को शो करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लुईस हम उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे जिसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाता हो। हम केवल उन कंपाउंड्स का डिस्कशन कर पाएंगे जिसमें कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता हो, जैसे, या कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला CO2, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। नेक्स्ट अगर हमने बोला SO2, तो SO2 में सल्फर ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो उस केस में वो आपका क्या होगा? लुईस एसिड। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में सेंट्रल एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड हो वो भी आपके लुईस एसिड होंगे, लेकिन वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा, जैसे एथेन, एथाइन, उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड नहीं कह सकते। ठीक है, चलो तो हम लोग ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जरा नोट करिए आप लोग। मॉलिक्यूल्स हैविंग multiple bond, molecules having multiple bond other than carbon carbon multiple bond। समझो बेटा, कार्बन कार्बन को छोड़ के अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको लुईस एसिड। देखो इसके भी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल में सबसे पहला मॉलिक्यूल तो हम लोग CO2 ही ले लेते हैं। नेक्स्ट SO2, ऐसे SO3, N2O, Cl2O7, P4O10 एक्सेट्रा। मींस ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो डबल बॉन्ड को शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को शो करते हैं, वो आपके लुईस एसिड कहे जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका लुईस से कोई लेना देना नहीं है। मींस CO2 तो ऑर्गेनिक, CO2 तो लुईस एसिड है, लेकिन C2H4, C2H2 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के बावजूद भी एसिड नहीं है। तो ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स के बीच में बताया जिन कंपाउंड्स में कार्बन हो सकता है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल में क्या बोला गया? जितने भी आपके कैटायनिक स्पीसीज है, मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑल सिंपल कैटाइंस, मींस जितने भी आपके कैटाइन हैं वो सारे आपके लुईस एसिड हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मान लेते हैं हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया Ag पॉजिटिव, तो कैटाइन है या नहीं? यस है कैटाइन। अगर कैटाइन है तो ये लुईस एसिड है। नेक्स्ट Na+, Al3+, Mg2+, मींस जितने भी कैटाइन सिंपलेस्ट फॉर्म में वर्क करते हैं वो सारे आपके लुईस एसिड हैं अकॉर्डिंग टू लुईस। अब एक चीज और मैं आपको याद बता दूं, किसी भी केमिकल स्पीसीज हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आई मीन अगर वो कैटाइन है तो वो हमेशा लुईस एसिड ही होता है, इस बात को याद रखना। और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो लुईस बेस है, उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, वो बात अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इसका ट्रिक समझ लो कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। अब हमारे पास अभी हमने जितने भी रूल पढ़े
उन रूल्स के अलावा हमें अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है, और उस लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, लास्ट पॉइंट में वो सभी कंपाउंड जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और जिनका डी ऑर्बिटल खाली होता है, मतलब वैकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, एक ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हो और उनका वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता हो, उनको भी हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। जैसे हमने बोला SiH4 मॉलिक्यूल in which central atom can expand octet rule using vacant d orbital, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता हो लेकिन उसका जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट है। तो उस तरीके के मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। देखो जरा, इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। जब हमने इसके एग्जांपल की बात की तो हमने सबसे पहला मॉलिक्यूल ले लिया SiH4। ये SiH4 आपका क्या है, SiH4 आपका लुईस एसिड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं SnCl4 की, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है लेकिन उनका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल भी वैकेंट रहता है। कैसे, बहुत में समझना है। सॉरी, यहाँ पर SiF6 नहीं होगा, SiF4 है। ठीक है, चलो देखो जरा, हम लोग मान लेते हैं यहाँ देख लेते हैं SiH4 की बात करते हैं। तो SiH4 में सेंट्रल एटम क्या है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कैलकुलेट करो, 2 2 4 4 10 2 12 2 14। देखो यहाँ पर जो 3d है, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, SiH4 में जो Si है उसका जो डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, और अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो वही तो कंडीशन है, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कैन expand its octet using vacant d orbital। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम ऑक्टेट तो कंप्लीट करता है लेकिन उसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वो भी आपके लुईस एसिड कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके लुईस एसिड के पॉइंट्स। अभी मैं एक लाइन में आपको समराइज करवा देता हूं। लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। नेक्स्ट उन्होंने बोला कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हो, वो ऑक्टेट को कंप्लीट ना कर पाए, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। अगला पॉइंट क्या था, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम कंप्लीट ना हो, वो भी आपके क्या है, लुईस एसिड। जैसे AlCl3 BF3, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर, या ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, जिनके ऊपर कैटायनिक प्रॉपर्टी वर्क करती हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो सेंट्रल एटम के साथ और सराउंडिंग एटम के साथ, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं लेकिन उनके बीच में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। जैसे CO2 है ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका, ध्यान समझना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल वैकेंट हो बट वो मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो ये सारे आपके लुईस एसिड के रूल थे, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो जरा, इन्होंने बोला एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में एक्सेप्ट कर लेता हो, उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल में हमने क्या कर, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को NH3 के साथ ऐड करना है।
आप सभी लोग जानते हैं NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या करेगा, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो ये कैटायन भी है, तो उस केस में ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा कि नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। अब होगा क्या, ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेगा। बेसिकली हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। तो यहाँ पर NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तब क्या बनाएगा, अब यहाँ पर बनाएगा NH3 और यहाँ पर हो जाएगा H, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में एक्सेप्ट करता हो और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। तो हम लोग ये जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो लेता है वो इस पॉइंट को फॉलो करता है, मींस हेड को, और जो देता है, जो डोनर है, वो ये पॉइंट फॉलो करता है। तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आपको एक चीज याद रखना है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग एडक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एडक्ट, मींस इसके साथ ये ऐड हो गया। अब ये तो इसकी बेसिकली आयनिक फॉर्म की बात थी। अब हम आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल देते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ एक मॉलिक्यूल ले लिया BF3 और इसको NH3 के साथ ऐड किया। बेसिकली क्या है, जब हम लोग BF3 की बात करेंगे तो देखो जरा, BF3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F। बोरोन का जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 3, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बोरोन की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन इधर है और वो बाकी के फ्लोरीन के लिए लेता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, BF3 ये इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर आ जाएगा NH3। तो ये मॉलिक्यूल भी आपका एडक्ट बोला जाएगा। भी समझ रहे हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जैसे बिहेव करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप करता है। तो इस तरीके की स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर हम बनाना केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया गया है। अगर नहीं आता हम फिर कभी किसी दिन बता देंगे। फिलहाल ये आपका लुईस एसिड का कंसेप्ट था। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नहीं, अभी क्लास को फ्री नहीं कर रहे। फिलहाल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो अब हम लोगों को लुईस बेस की बात करनी है। तो जैसे कि हम लोगों ने लुईस एसिड देखा, लुईस एसिड के अकॉर्डिंग क्या था, एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने में एक्सेप्ट कर सके, तो वो एसिड है। लेकिन यहाँ पर बेस की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, है ना। तो लिखेंगे अ सब्सटेंस और ए केमिकल स्पीशीज, अ सब्सटेंस और अ केमिकल स्पीशीज कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर and form a dative bond is called Lewis base. Lewis base क्या बोला गया, a substance or a chemical species can donate electron pair and form a dative bond is called Lewis base. ऐसे substance या ऐसे chemical species जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और डोनेट करने के बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो एग्जांपल के तौर पे वो सारे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जैसे हमने बोला NH3 इज अ लुईस बेस, हमने बोला H2O इज अ लुईस बेस, हमने बोला PH3 इज अ लुईस बेस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी भी रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अब एक चीज दूसरा पॉइंट आपको बता दें, जैसे ही हमने लुईस एसिड में बोला था कि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वैसे ही लुईस बेस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग लिखेंगे इट इज
ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिनके न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जिसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। ठीक है बेटा, तो हाँ एक चीज फिर से याद दिलवा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है? न्यूक्लियोफाइल, वहां पर क्या लिखा था? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पर, है ना? तो आपको ये याद रखना है। फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ रुको रुको, 1 मिनट और यही देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने लिया BF3, अब हमने क्या लिया? BF3 और हमने लिया NH3। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देता है, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो फिर क्या बना लेता है? फिर बना लेता है BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। तो ये बेसिकली क्या एडिटिव बॉन्ड है। तो ये तो इसने एडक्ट बना लिया, और जब इसने ये एडक्ट बना लिया तो यहाँ पर देखो ये BF3 क्या कर रहा है? ये BF3 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर क्या होगा? अब ये आपका लुईस एसिड होगा। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये क्या है? बेस है। कौन सा बेस? लुईस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आपको फिर से मैं बता दूं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और जिनके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉनों को देने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। लुईस बेस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल और लुईस एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे न्यूक्लियोफाइल को जैसे इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने के बहुत सारे टाइप थे, वैसे ही इसके भी बहुत सारे टाइप हैं। आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब हमें इसके टाइप पर डिस्कशन करना है। टाइप ऑफ बेस। टाइप ऑफ बेस में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। हैविंग वन और मोर lone pair electron on the central atom, on the central atom available। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास 1 या उससे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लिख दिया H2O के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3 के पास एक होता है। हमने लिया ROR दैट इज ईथर, फिर हमने लिखा CO। ये सारे आपके ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या है? लुईस बेस। ठीक है बेटा, चलो अब हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोफाइल में हमने बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो कैटायन हो, वो क्या? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब लुईस एसिड। वैसे ही ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो एनाइन हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। ठीक है, तो उसके भी पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ऑल एनाइंस, जितने भी एनाइंस हैं वो भी आपके बेस हैं। जैसे लिख दिया NH2 नेगेटिव, फिर हम लिख दिया CH3 CH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, एक्सेट्रा। तो जितने भी आपके एनाइन हैं वो भी आपके क्या हुए? लुईस बेस। अब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड की बात आती है। जैसा कि लुईस एसिड के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनका सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड ना हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। यहाँ पर
उन्होंने बोला ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड तो हो लेकिन उसमें कार्बन कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे C2H4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस। तो हम लोग सबसे पहले इसको पॉइंट नोट कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन 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 मल्टीपल बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने बात किया C2H4, CO, ये आपके क्या है, C2H2, NO एक्सेट्रा, ये सारे आपके बेस को पहचानने के रूल है। तो क्लियर हो गया बेटा, इतना पॉइंट्स नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। अब बेस के अकॉर्डिंग, लुईस बेस के अकॉर्डिंग केवल एक पॉइंट्स और आपने समझना है। तो वो कौन सा पॉइंट्स हम आपको समझा देते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में एक चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो चीज समझ लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स होते हैं, जैसे सराउंडिंग एटम होता है वैसे सराउंडिंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH3, H2O, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। और जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे आपके लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं, ऑल लिगेंड्स आर, ऐसे लिख लेंगे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड all ligands are लुईस बेस। ठीक है बेटा, बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। अभी हम लोग इसका न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, एसिड जब बेस के साथ ऐड होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, वो हम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ना है, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, जब एक लुईस एसिड किसी लुईस बेस के साथ कंबाइंड होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, अगर H+ को NH3 के साथ ऐड करते हैं तो फिर ये क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन को शो करेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो बनाएगा H कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट एक और हमने आपको एग्जांपल दिया था, BF3 प्लस NH3। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर इस BF3 को NH3 ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया बेटा, चलो। तो अभी हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? एसिड बेस थ्योरी। अब एक चीज हम आपको 5 मिनट लगा के, हालांकि आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, हम आपको 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट भी हो सकता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने आपको बताया था एसिड बेस थ्योरी।
एसिड बेस थ्योरी में टोटल हम लोगों ने 5 मेथड देखे थे, लेकिन हमने आपको बोला था कि हमें पांचों मेथड नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 पर डिस्कस करना है, तो उन्हीं 3 पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो एसिड बेस थ्योरी को किसने किसने बताया? सबसे पहला कंसेप्ट आपका था आरेनियस कंसेप्ट, आरेनियस कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या था? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट आपका क्या था? तीसरा कंसेप्ट आपका था लुईस कंसेप्ट। ठीक है, तो एसिड बेस के अकॉर्डिंग ये सब क्या हो रहा है वो अभी हमको समझना है। देखो जरा, इन H2O, H2O में आरेनियस ने बताया एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस को दें उनको हम लोग एसिड बोलेंगे। बेस ऐसे सब्सटेंस जो OH को दें, मींस अगर कोई कंपाउंड H प्लस देता है NH2O तो वो एसिड है, अगर वो OH माइनस देता है NH2O तो फिर क्या है? बेस, अकॉर्डिंग टू आरेनियस। सेम जब हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बात करते हैं तो एसिड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें? H प्लस को डोनेट करें। अगर H प्लस को डोनेट करते हैं तो एसिड, और ऐसे कंपाउंड्स जो H प्लस को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है? बेस। मींस इन्होंने NH2 बात की और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में किसने बात की? प्रोटोनों के बारे में बात की गई, प्रोटॉन। ठीक है बेटा। अब जो लुईस कंसेप्ट आया वो किस पर बात किया उन्होंने? उन्होंने बात किया इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। उन्होंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर बात की और उन्होंने बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में एक्सेप्ट करते हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बेस क्या होता है? बेस ऐसा सब्सटेंस जो न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच वे। तो ये आपको एक समराइज मेथड है। एग्जांपल में देख लो, अगर हमने HCl एक्वस की बात की, अगर हम लोग NaOH एक्वस की बात करते हैं, एग्जांपल CH3COOH एक्वस की बात करते हैं, तो ये जितने भी एग्जांपल हैं वो आपके क्या है? एसिड और बेस के एग्जांपल हैं। NH4OH एक्वस ले लेते हैं, तो ये सब आपके एसिड बेस के एग्जांपल हैं। ये जिसके पास H प्लस है वो एसिड, और जिसके पास OH है वो बेस। ब्लू वाला बेस अंडरलाइन जो किया गया है, और ब्लैक वाला एसिड। चलो इधर आ जाओ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो H प्लस आयन को डोनेट करें, तो देखो HCl ब्लू वाला एसिड है। HCl क्या होगा? एसिड होगा। क्यों? क्योंकि डोनेट कर पाता है। CH3COOH ये भी आपका एसिड है। लेकिन अगर हम लोग बेस की बात करें जो H प्लस को अपने में एक्सेप्ट कर रहा है, क्या होगा? जैसे हमने ले दिया HCO3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये अपने को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है बेटा, तो ये इसके एग्जांपल थे। अब इधर आओ, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पर ये हमने साइन बनाया, ध्यान रखना, ये जो ये जो ब्लैक वाला है वो बेस है, और वहां पर ब्लैक वाला ब्लू वाला एसिड। अब यहाँ पर एसिड क्या होंगे? एसिड वो मॉलिक्यूल्स जैसे BF3, AlCl3 जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो क्या है? एसिड। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बेस। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको एक समराइज मेथड बता दिया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो, तो आज का ये लेक्चर खत्म हो गया। मैंने इस लेक्चर में कोशिश की है
कि पिछले लेक्चर वाला प्रॉब्लम ना आ पाए। फिर भी अगर होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगले टॉपिक में हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर पीएच पढ़ेंगे। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स लिख दीजिए। अभी हम इसको रब करके एक दो क्वेश्चन देने वाले भी हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर जो कि इसी एसिड बेस थ्योरी पर बेस होंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम देखेंगे कि किसने कितना सीखा। ओके बेटा, चलो बाय।